we were discussing this audit materiality. So in audit materiality अभी जो डिस्कशन का लेवल था वो यहाँ पे था कि materiality का ग्राउंड क्या है और materiality ऑडिट रिस्क के साथ कैसे कोरिलेट कर सकती है। तो इसमें ऑडिट रिस्क की हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह पढ़ी और कोरिलेट करने की कोशिश अभी बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ऑडिट रिस्क। Risk of inappropriate opinion, non-detection of material misstatement was there, कि ढूंढ नहीं पाए, बड़ी गलती तो फंस गए। अब ये भी एक फार्मूला देने का प्रयास किया गया कि अगर मेटेरियलिटी ज्यादा है तो रिस्क कम होगा, मेटेरियलिटी कम है तो रिस्क ज्यादा होगा। बट इट वॉज ए मियर प्रिजम्पशन, not more than that, mere presumption. तो अब थंब रूल नहीं है, प्रिजम्पशन ही है, तो कम से कम ऐसे का हिस्सा है और ऐसे मैंडेटरी है। तो अब ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम यह है कि इस प्रिजम्पशन को भी वो अपने ऑडिट प्रोसीजर में इन्वॉल्व कैसे करे। It means what? This audit materiality is part of audit evidence. From here you are trying to decide how much evidence I am going to take for this account, how much evidence I am going to take for that account. ये आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां अगर डिसाइड करने में फंसा तो उसका रिस्क होगा। लाइक पीएनएल अकाउंट है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कल ही बताया है कि अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी सम एक्सपेंडिचर, सम रेवेन्यू, सम असेट, सम लायबिलिटी मे बी वेरी मटेरियल फॉर वन काइंड ऑफ एंटिटी and they may not be very material for another kind of entity. So now you decide the level of materiality of various items involved in P&L, both on revenue side and both on balance sheet side. क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज हमेशा प्ले करनी चाहिए कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाया तो रिस्क मेरा है, और वो रिस्क का नेचर क्या है? अनअवॉइडेबल रिस्क है, वो मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा। तो इसको कैसे किया जाए? थोड़े बहुत डाउट भी थे तो पहले वही निपटा लेते। क्या डाउट है बताइए। तमन्ना क्या?
अब वो एक लाइन से परेशान हो गए हैं। मैं लाइनों से परेशान नहीं होता, मैं लाइनों को कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लाइन मारना मेरी बचपन से आदत रही है। अब वो लाइनें पढ़ के परेशान हो जा रहे हैं। अब देखिए, लाइनों को मारने की कला तो आपको सीखनी पड़ेगी। अब वो कह क्या रहे हैं कि साहब पिछले साल कोई अमाउंट बहुत छोटा था, राइट, या बड़ा था। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर द अमाउंट वाज बिग एंड दिस ईयर इट इज स्मॉल, सो हाउ इट कैन बिकम मटेरियल। बताइए भाई, इसको क्या है, इस लाइन को कैसे मारा जाए। गोली तो अखियों से मारी जाती है, असर तो वही ज्यादा करती। कह रहे गोली मार दो लाइन को, क्या गोली मारी जाए। हाँ, इसका कोई है एक्सप्लेनेशन? पिछले साल बड़ा था, इस साल छोटा हो गया, तो ये मटेरियल हो गया। यस यस, कोई है जो इसको एक्सप्लेन करे? उन्होंने रिवीजन किया होगा तो लाइन पे अटक गए होंगे। देखिए, एक बात बता दूं, और मैं बड़ा फैक्चुअल बोलता हूं, मैं बेकार के ख्वाब अब नहीं दिखाता। यहाँ टीचर खड़े होते होंगे, बेटा सीए आ जाओगे, रैंक आ जाएगी, ये बिग 4 चले जाओगे, 5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं पैर जमीन पे रखना। आपकी कमी यहां पे ये है कि आप लाइन पढ़ रहे हैं और उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन? शाब्दिक व्याख्या, कि वो पिछले साल बड़ी थी अमाउंट और इस बार छोटी हो गई, तो मटेरियल कैसे हो गई। देखिए, ऐसा है, दिमाग को खोलिए। ये 12वीं क्लास नहीं है, ये अंग्रेजी का सब्जेक्ट नहीं है जहां आप शब्द की शाब्दिक डिक्शनरी मीनिंग वाली व्याख्या कर लें तो आप समझेंगे कि काम हो गया। ऑडिट आपको दिमाग खोलना सिखाती है। और फिर से इस लाइन को रख रहा हूं, प्रीवियस ईयर द अमाउंट वाज बिग, दिस ईयर द अमाउंट इज स्मॉल, सो हाउ कम इट बिकम मटेरियल फॉर द ऑडिटर। So if it becomes material for the auditor, then obviously auditor would need to devote his attention toward that amount. So आप क्या परेशान है कि यार इस बार छोटा था तो मटेरियल कैसे, बड़ा पिछले साल था तो फिर इस बार छोटा हो गया तो मटेरियल कैसे हो गया। आप देखो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं जब भी आप किताब पढ़ो, कॉपी खोल के पढ़ो। किताब मैंने लिखी है तो मुझे पता है कि आपको कहां कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये टेलीफोन 1 लाख से 10 लाख था तो मटेरियल हो गया था ना, तो अगर 10 लाख से 1 लाख हो गया तो मटेरियल क्यों नहीं है? अगर 10 से घट के 1 हो गया तो मटेरियल क्यों नहीं है? अबे क्या बात है भाई, कोई बिल विल डालना भूल गया क्या है? मटेरियल होने का क्या मतलब है? ऑडिटर अपना अटेंशन डिवोट करेगा। मटेरियल होने का क्या मतलब है? उसकी चेकिंग गहराई से करेगा। मटेरियल होने का तो यही मतलब है ना। तो अगर 1 से 10 हुआ तो आप कह रहे मटेरियल हो गया था, तो 10 से 1 हुआ तो मटेरियल क्यों नहीं होगा? पिछले साल बड़ा था, इस साल छोटा हो गया तो क्यों नहीं मटेरियल हुआ भाई? तो ग्राउंड ऑफ मटेरियलिटी तो वही है ना कि इसके गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या है। पिछले साल तक 10 लाख था, क्यों नहीं साहब? पिछले साल असेट यहां 100 करोड़ था, अगले साल असेट यहां घट के 80 करोड़ रह गया तो मटेरियल क्यों नहीं है भाई? 20 करोड़ का क्या बेच दिया तुमने? क्या कर दिया? बह गया क्या? इंडोनेशिया में आज सुबह से वो आ गया वॉल्केनो। अब जो 40-43 लोग शायद उसमें अपनी जान भी गंवा बैठे। मान लीजिए कोई नजदीक फैक्ट्री वैक्ट्री होगी तो खत्म होगी, तो क्यों नहीं मटेरियल है ऑडिटर के लिए? अबे क्या हुआ? 20 करोड़ का असेट कम हो गया, मटेरियल है या नहीं है, ये तो चेक करके पता चलेगा।
आप एक क्लॉथ फैब्रिकेशन फैक्ट्री में चले गए, जहां वो कपड़े मंगवाते हैं, काट के सिलते, सिर्फ उनका काम इतना ही होता है। उनके पास 1000 सीविंग मशीन लगी हुई है, इंपोर्टेड वाली, ये महंगी महंगी सीविंग मशीन आती है, 20-20 हजार रुपए की तो सीविंग मशीन होती है, ठीक है। समझे क्या हुआ? कोई मशीनों में नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो उसकी सीविंग नीडल होती है ना, सीविंग नीडल, सुई, वो गायब हो गई, टूट गई, सारी मशीनों की एक साथ। और ये ऐसी इंपोर्टेड मशीनें हैं कि इसकी सुई दोबारा फैब्रिकेट, दोबारा कास्ट करवानी पड़ेगी, और इसको कास्ट करके दोबारा आने में 1 साल लगेगा। तो ऑडिटर के लिए कितना मटेरियल है? अमाउंट भले मटेरियल ना हो, सुई है, छोटी सी अमाउंट है, मिलती 100 रुपए की है, लेकिन अब 1 साल तक काम नहीं चलने वाला। तो अमाउंट से मटेरियलिटी डिसाइड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि पिछले, अगर सिर्फ इतने ही प्रॉब्लम को दे कि पिछले साल बड़ा था और इस साल छोटा हो गया रकम, तो मटेरियल क्यों नहीं है? मटेरियलिटी क्या है? ऐसी चीज जिसके गलत होने की संभावना से हमारा ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है। मटेरियलिटी सिर्फ इतनी चीज है और कुछ नहीं है। फिर लिटरल एक्सप्रेशन हो गया। इसका मतलब ऐसे 230 आपने रिवाइज नहीं किया, ऐसे 230 रिवीजन नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये लाइन पे समस्या आती ही नहीं। आप ऐसे 230 पलटो और वहां देखो कि क्या एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्किंग पेपर को डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता है? आप पलटिए, पहले आप किताब पलटिए, आपको दिखेगा। मैंने ये कहा आपने रिवीजन नहीं किया, स्पष्ट लिखा है। काय का टीम, काय का टीम, ऑडिटर अलग अलग होता है। उसमें क्या लिखा है? वन ऑडिटर कैन नॉट डिमांड द वर्किंग पेपर ऑफ अदर। ऑफ कोर्स कैन रिलाई ऑन हिज रिपोर्ट और नॉट ऑन हिज वर्किंग पेपर। आप वर्ड तो बड़े ध्यान से। हाँ, तो वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर मतलब क्या हुआ? जब आप अनदर ऑडिटर का वर्क दो विदाउट हैविंग एनी राइट टू रेफर टू हिज वर्किंग पेपर, so you are not being made available with the working paper, so what work is left? Only the audit report. वर्किंग पेपर तो देख नहीं रहे, तो फिर मिलेगा क्या? रिपोर्ट ही तो मिलेगी। थोड़ा दिमाग खोलिए। ये अच्छा है कि कंफ्यूजन होता है, होता रहना चाहिए। क्लास में आप इसीलिए आते हैं। हाँ, हाँ, वो तो ठीक बात है। अब उसी पे तो आज पूरा डिस्कशन है कि कैसे चेक करेगा। आज का डिस्कशन उसी पे है। हो तो आज का डिस्कशन ही उसी पे है, टोटल उसी पे आ रहा हूँ कि वो कैसे सेट करेगा। हाँ, वो तो पहले ही बताया था कि तो साइंटिफिक आ रहा है, अभी आगे आ रहा है, इसी सीरीज में आगे आ रहा है। जब ऐसे इसको करेंगे तो इसी सीरीज में आगे आएगा कि साइंटिफिक बेसिस क्या है। मैंने बोला भी था कि आंख मूंद करके ऐसे नहीं निकालना है, आपको बेसिस प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि क्लास के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए और चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। ऑडिट 2:2 = 4 का डिसिप्लिन नहीं है।
और जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही समझ में आएगा, उतना ही दिमाग खुलेगा। चलें फिर। तो मैंने शुरू यहां से किया था कि ऑडिट रिस्क क्या है। इनएप्ट ओपिनियन और मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा। तो कई चीजें हैं जहां आप इसको तय करने की कोशिश करते हैं। तो ऑडिटर के लिए चैलेंज है कि मटेरियलिटी भी है, रिस्क भी है, तो इसको कैसे देखा जाए। तो अब देखिएगा जरा कंसेप्ट का कोरिलेशन। मेरे सामने एक पीएनएल है और मेरे सामने एक बैलेंस शीट है, दो चीजें हैं। मुझे इन दोनों की ऑथेंटिसिटी को चेक करके बताना है कि ये सही है कि गलत है, और अगर सही है तो कुछ कमियों के साथ सही है या नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये बताया जा रहा है कि इधर 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 और इधर चेक आपको पूरा करना है। इवन नीचे वाला भी चेक करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी वाला। क्या चेक करना है? क्लासिफिकेशन, कंसोलिडेशन, एग्रीगेशन और प्रेजेंटेशन। इसमें अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो वो आपका ऑडिट रिस्क बन जाएगा। तो देयर इज ए टर्म हेज द रिस्क। है समझते हैं? सेफ्टी। हर आदमी अपने आप को रिस्क से बचाने की कोशिश करता है, करनी भी चाहिए, यही उसका जीवन है। तो आप अपने धंधे को इस रिस्क से बचाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये कंसेप्ट को रिलेट होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से। एक सवाल आता है कि क्या किसी ऑडिटर को ये मान के ऑडिट करनी चाहिए कि मैनेजमेंट चोर है? ये मान के नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसको अपना दिमाग इस सेंस में जरूर खोल के रखना चाहिए कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं। उसको इतना तो दिमाग जरूर खोलना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहती है, आप याद कीजिए। Questionable mind, it means it has been defined as being alert to a situation about possibility of any misstatement in the financial statement. So, first requirement is you should be alert. Alert to what? कि गलती कभी भी हो सकती है। भाई साहब ऐसा है, मेरे लिए हर आइटम मटेरियल है और मेरे लिए हर आइटम 100% रॉन्ग भी है। एवरी आइटम इज मटेरियल एंड द पॉसिबिलिटी दैट दिस आइटम कैन गो रॉन्ग इज ऑल्सो 100%। प्रिजम्पशन है ना, तो इसकी भी शुरुआत हम प्रिजम्पशन से ही करते हैं। मुझे अपना रिस्क कवर करना है क्योंकि मैं जानता हूं कि कल को मैं ही जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाऊंगा, तो मैं अपना रिस्क कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। 100% रॉन्ग। मैंने जाते जाते सोच लिया कि बैलेंस शीट आई है तो 100% रॉन्ग होगी, मतलब मेरा रिस्क इसमें है और मैं इसको किसी से कह नहीं रहा हूं। मैं मैनेजमेंट को नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा 100% रॉन्ग है। मैं अपने दिमाग में से सोच रहा हूं यार गलत तो नहीं है। शादी के लिए लड़की देखने गया तो लड़की आके चुपचाप बैठी। अब उनके माँ बाप तारीफ किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी जी, सुंदर, सुशील, एकदम गाय। हमने कहा गौशाला थोड़ी खोलनी है, गाय आजकल वैसे बड़ी खतरनाक है। तो मेरे मन में आया ये गूंगी है।
कैसे बोलूं, मैनेजमेंट को कैसे बोलूं गूंगी है आपकी लड़की, कुछ बोल नहीं रही। तो मैंने सीधा पूछा आपका नाम क्या है, अब मुझे पता चल जाएगा कि गूंगी है या नहीं है। इसको कहते हैं दिमाग खुलना, कि बहरी है या नहीं है ये भी कंफर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं दिमाग खुलना। तो मैंने क्या किया, अब अगर मान लो कि मैं बिना वेरीफाई किए शादी का फैसला कर दूं और बाद में गूंगी बहरी निकल जाए, तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, अबे देखने गया था तू, क्या देख के आया था, इतना भी ना देख पाया, तेरी जिम्मेदारी अब तू जेल करना पड़ेगा, यही सुनना पड़ेगा बाद में। तो अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि भाई ये पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क और ये रिस्क और वो रिस्क जब मुझे ही झेलना है, तो मैं जरा शुरू से ही मान लेता हूं कि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कह भी नहीं सकता कि आपकी बैलेंस शीट गलत है। तो मैं अब ये प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं और मैं मान लेता हूं कि दोनों एक बराबर लेवल पे हैं। क्या, मटेरियलिटी और मेरा ऑडिट रिस्क दोनों एक लेवल पे हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर करने की कोशिश ये करता है, ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। कि किसी तरह इसको कम करें, क्योंकि अब ऑडिट तो ले ली है, तो किसी तरह इसको कम करते हैं। तो यहां ऐसे ने फिर टांग अड़ा दी। ऑडिट रिस्क in general cannot be brought to zero level except in only few cases where conclusive evidence is available। इस लाइन का क्या मतलब है? अब मटेरियलिटी का कंसेप्ट जिसने पहले डराया था, अब वो धीरे धीरे सेफ्टी जोन में ले जा रहा है। पहले उसने डरा दिया था, it shall be your responsibility if you cannot find out material misstatements, and if due to any material misstatement your opinion shall be inappropriate, then you shall be liable। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि यार मैं अपना ऑडिट रिस्क जीरो कर लूं। ऑडिट रिस्क जीरो करने का मतलब क्या है? यू वांट टू मेक इट श्योर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अकाउंट having been presented with a misstatement is low, zero। इसका मतलब the account balance presented in either balance sheet or P&L account is completely true and fair। अगर वो completely true and fair के रूप में प्रेजेंट किया गया तो आपका ऑडिट रिस्क जीरो हो जाएगा, उसके गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो आप इसको जीरो लेवल पे लाना चाहते हैं। इसका मतलब आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट P&L अकाउंट में अगर रेवेन्यू है तो आप ये पक्का करने की कोशिश करेंगे कि ये एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या रेवेन्यू के लिए आपको कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा? परचेज है, क्या इसके लिए कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा? यहां ऑडिट एविडेंस में ही आपको बता दिया गया कि मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव इन नेचर।
नॉट कंक्लूसिव, तो शेयर कैपिटल है उसके लिए कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। यहां आप आरसीएस के ऑफिस से, आरओसी के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि इस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, और आपको पता चल जाएगा कि 31 मार्च को इसके कितने शेयर उपस्थित थे, कितने वैल्यू के थे। आप इसको टिक लगा देंगे, मतलब ये 100% कंपनी ने भी लिखा है तो ठीक ही लिखा है, यहां मेरा ऑडिट रिस्क 0 है। कई चीजें हैं, बैंक बैलेंस है, आप रिकंसाइल कर लेते हैं और अपना ऑडिट रिस्क 0 कर लेते हैं। लेकिन मुसीबत क्या है कि ऑडिट रिस्क हर मामले में 0 लेवल पे नहीं लाया जा सकता। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ persuasive nature of audit evidence. This is the reason why you cannot bring it down to 0 level. ऑडिटर अब बिल्कुल ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां से वो आगे भी नहीं चल पा रहा और पीछे भी नहीं चल पा रहा है। वो कह रहा है यार अब तो लाके फंसा दिया एकदम, पहले बताया होता इतना रिस्क है तो शायद मैं सीए नहीं करता, शायद मैं ऑडिट ही नहीं लेता, पहले तो बताया नहीं कितना रिस्क है। तो लेकिन अब तो फंसी गए। अब देखिए यहां पहला ऐसा मौका है जब ऑडिटर ने फाइल को हाथ लगाने की कोशिश की है। ये इसी मोमेंट पे पहली बार वो फाइल को हाथ लगा रहा है। अब ऑडिटर को क्या बताया जाता है? फिक्सेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ रिस्क। और देखिए यहां पे मेडिकल प्रोफेशन और सीए प्रोफेशन दोनों एक कैटेगरी में शामिल हो गए। आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है साहब इसका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन के नाम से आप डर जाते हैं, तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब इसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी क्या है? अरे बिल्कुल, कोई 2 मिनट का ऑपरेशन है, 5 मिनट में हम इसकी बैंडेज वैंडेज कर देंगे, 4 दिन लगेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या कोई डॉक्टर हर ऑपरेशन में ऐसा ही कहता है? कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो कहता है देखिए साहब ऐसा है, 90% तो सक्सेस का चांस है, लेकिन अब देखना पड़ेगा 10% में बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है, कैसा नहीं रिस्पॉन्ड करती है, तो देखना पड़ेगा। आपको 2 एग्जांपल देता हूं। 2 बड़े नेता हैं इस देश के, बहुत सम्मानजनीय भी हैं वो लोग, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। उन दोनों की किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आई, तो सुषमा जी का भी ऑपरेशन करके किडनी चेंज करनी पड़ी और अरुण जेटली का भी ऑपरेशन करके किडनी चेंज करनी पड़ी। सुषमा स्वराज 15 या 20 दिन के अंदर एकदम ठीक हो गई। अरुण जेटली को 3.5 महीने लग गए। बीच बीच में तो भी खबरें आई कि शायद बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कहीं कुछ और भी गड़बड़ ना हो जाए। दोनों का ऑपरेशन एम्स में ही हुआ, दोनों का ऑपरेशन एक ही डॉक्टर ने किया। लेकिन वो डॉक्टर क्या बोलेगा कि देखिए 90% चांस है, लेकिन कुछ % चांस है कि पता नहीं आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हर आदमी की बॉडी एनाटॉमी अलग होती है। तो यही चीज क्लाइंट के साथ है। आप क्लाइंट बाय क्लाइंट ये एक्सेप्टेंस लेवल फिक्स करते हैं क्या? सीधी बात कर दो, कितनी चीनी कम होगी तो भी पिएबल होगी, ये आप डिसाइड करने का काम करते हैं यहां पे। मतलब ये आपने मान लिया, ये आपने बिल्कुल मान लिया कि जहां परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है वहां गलत होने की संभावना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो मेरे आने के पहले हो चुका है। कोलैबोरेटिव होता तो फिर मुझे कोई शक नहीं होता, लेकिन जहां भी परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है वहां पे गलतियों की संभावना है, और मैं कितनी गलतियां एक्सेप्ट करूंगा ये मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा। जैसे चाय आई और इसका वाउचर नहीं आया, तो क्या मैं इस पे हंगामा खड़ा कर दूंगा? क्या मैं इसको क्वालिफिकेशन में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? तो आप पहले डिसाइड कर लेते
देखो यार, अगर चाय वाय का वाउचर कभी ना मिले ना तो परेशान मत होना। मतलब साल में अगर 365 दिन चाय आई होगी तो ऐसा होगा कि 50-60 दिन के वाउचर ही नहीं होंगे। तो आपने इसको तय कर दिया कि 20 से 25% इस अकाउंट की गलती को मैं स्वीकार कर लूंगा। इतनी गलती मिलेगी भी तब भी मैं कहूंगा क्लीन ओपिनियन है। तो ये आप किस लिए तय कर रहे हैं? फिक्सेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। It is up to the discretion of the auditor. That how much is nothing. इसका समझ में आया? हाउ मच इज नथिंग, कि कितनी गलती को मैं जीरो मान लूंगा। एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ रिस्क किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियलिटी। अब यही आपको एग्जांपल स्ट्राइक करना चाहिए जो बहुत दिन से दे रहा हूं कि परचेज भी 1,20,000 दिखाई दे रहा है और ऑफिस रेंट भी 1,20,000 दिखाई दे रहा है। दोनों का मेटीरियलिटी लेवल एक तो नहीं होगा, इसका मतलब दोनों में रिस्क लेवल भी एक नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं? लेवल ऑफ मेटीरियलिटी। कैसे डिसाइड करते हैं आपको बताया गया, अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर ऑफ द एंटिटी, रिलेटिव आइटम है। तो अब आप यहां पे आके क्या करते हैं कि भाई देखो, मुझे तो रिस्क जीरो लेवल पे लाना है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि मैं रिस्क जीरो लेवल पे ले आऊं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि हर अकाउंट के लिए रिस्क जीरो लेवल पे आएगा नहीं। तो अब मैं तो फिक्स करूंगा कि कितनी गलती मुझे स्वीकार्य होगी। तब कैसे फिक्स करूंगा? ऐसे अब ये हवा में तो फिक्स नहीं होगा। देखिए, मटेरियलिटी का फैसला आप साइज एंड नेचर के आधार पे कर सकते हैं, लेकिन रिस्क का फैसला साइज एंड नेचर के आधार पे नहीं होगा। रिस्क का फैसला तो कुछ देख के होगा। तो क्या देख के होगा कि भाई साहब ये दोनों एकदम बराबर है, एकदम बराबर। मटेरियलिटी भी 100% और रिस्क भी 100%। मतलब क्या? अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी अकाउंट, and the possibility that this account is wrongly stated or presented in the account is also 100%। कि ये गलत है, ये भी मैंने मान लिया 100% गलत है। अब ये इस प्रोफेशनल अलर्टनेस से वो ऑडिट की शुरुआत कर रहा है, इस स्केप्टिसिज्म से वो ऑडिट की शुरुआत कर रहा है। यही वहां पे बताया गया है कि गलती तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी अकाउंट में हो सकती है। वो मटेरियल है, इमटेरियल है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर इन मटेरियल अकाउंट में भी बड़ी गलती हो गई तो आप फंस जाएंगे। भाई ने प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर वाला है, 25,000 का प्रिंटर आया और ठोक दिया उसको स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस में। अनजान था ना बेचारा, क्या है, प्रिंटर आया, स्टेशनरी प्रिंटिंग में डाल दो भाई, डाल दिया। अब आपके हिसाब से स्टेशनरी प्रिंटिंग बड़ा नॉमिनल सा अकाउंट होता है, लेकिन जैसे ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उस रेवेन्यू में गया और आप देखने से अनजान रह गए, आपके लिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, रिस्क आपका हो गया। तो अकाउंट का नेचर तो मटेरियल या इमटेरियल आप देख के डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिस्क लेवल है वो देख के डिसाइड नहीं होगा। उसके लिए तो कागज ही देखना पड़ेगा। तो पहले आप बिल्कुल जीरो पे ले, 100% पे ले जाइए उसको। अब अपने आर्टिकल को बुला लीजिए, बेटा इधर आ जा, बैठ आराम से, उसको जमीन में बैठा दीजिए, कुर्सी बैठा दीजिए। जमीन में बैठने में शर्म आती है, कुर्सी बैठा दीजिए। और उसके हाथ में आपने परचेज की फाइल पकड़ा दी, सेल की फाइल पकड़ा दी, सैलरी की फाइल पकड़ा दी, हर अकाउंट की फाइल आप पकड़ाते जा रहे हैं।
वो रखता जा रहा है, आप उसकी फाइलें रखते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब वो कहेगा अबे आर्टिकल में तेरा मजदूर थोड़ी ना साले जो रखता चला जा रहा है, अब सोच ले। तो आप ऐसा करिए, एक फाइल उसके रखिए और यहां बैठ जाइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। उससे कहिए बेटा पलट, तो अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन होगा तो वो खुद ही पलट जाएगा, और अगर समझदार होगा तो फाइल पलटेगा, है कि नहीं? समझदार होगा तो फाइल पलटेगा। तो फाइल को पलटने का क्या काम है? आप उसको कहते हैं कि बेटा चेक करता जा और मुझे बताता जा कि गलतियां है या नहीं। देखिए, ये जो चेकिंग है ना, ये टेस्ट चेकिंग है। टेस्ट चेकिंग ऑडिट सैंपलिंग में मेथड में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग को इंस्टीट्यूट ने साइंटिफिक नहीं माना। लेकिन फिर भी टेस्ट चेकिंग ऑडिट के सब्जेक्ट का हिस्सा है। आपकी स्टडी मटेरियल में भी है, किताबों में भी है, यहां भी है, फाइनल में भी, हर जगह, और प्रैक्टिस में भी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चेकिंग कुछ जगहों पे ऑथेंटिक रिजल्ट दे सकती है, जैसे मटेरियलिटी के मामले में। अब देखिए, अभी आप यहां कंप्लीट वाउचिंग पे नहीं उतरे, आप सिर्फ रिस्क लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस अकाउंट में कितना चेक करना है। तो आप क्या करेंगे? आपने उससे कहा परचेज अकाउंट ले ले बेटा, और रिस्क को स्प्रेड कर। मैंने सिखाया था आपको रिस्क स्प्रेड करना, कि अप्रैल भी ले ले, जून भी ले ले, अगस्त भी ले ले, जुलाई भी ले ले, और फिर अक्टूबर, दिसंबर, और फिर मार्च भी ले लो। ठीक है? और यहां तुम एक काम करो, वाउचर्स को टेस्ट बेसिस पे चेक करना शुरू करो, साल भर टेस्ट बेसिस पे। सर कितने चेक करने? 10 वाउचर हर महीने में चेक कर दो, और एक डेट के मत करना। जब वो चेक करता हुआ गया तो आपने देखा कि टोटल उसने जो फाइलें पलटी, उन फाइलों में 10,000 वाउचर लगे हुए थे। हालांकि उसने 10,000 चेक नहीं किया, 10,000 वाउचर लगे हुए थे, और जितने वाउचर उसने चेक किए उसमें से 10% गलत निकले वाउचर। देखिए, गलत निकलने का क्या मतलब है? या तो इनका क्लासिफिकेशन गलत था, या इनका एग्रीगेशन गलत था, या कंसोलिडेशन गलत था, या प्रेजेंटेशन गलत था। इन चारों में के कोई भी गलती 10% वाउचर्स में है। इसका मतलब परचेज एज प्रेजेंटेड इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 10% रॉन्ग और 90% राइट। लेकिन इसको क्वालिफाई कीजिए अपरेंटली। अब देखिए हुआ क्या होगा इसमें। आप तो यहां पे दोनों को बराबर पलड़े में डाल के बैठ गए कि मटेरियलिटी भी 100% और रिस्क भी 100%, गलत होने की चांस भी 100%। वो चेक करता जा रहा है और आपको बताता जा रहा है। उसने कहा सही, आपका रिस्क नीचे आ गया। उसने कहा सही, आपका रिस्क नीचे आ गया। उसने कहा सही, आपका रिस्क नीचे। उसने कहा गलत, आपका रिस्क फिर रुक गया। उसने कहा सर फिर सही, अब आपने इसको टिक लगाया और नीचे आ गए। तो ऐसे ऐसे टिक आपको कितने मिले? 10%। इसका मतलब मटेरियलिटी तो इस परचेज अकाउंट की 100% है, लेकिन इसके गलत होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 10%। तो 10% परचेज गलत है, ये आपने अंदाजा लगाया अभी। अब आप मुझे बताइए कि 10% परचेज अगर गलत है तो भी मैं इसके अकाउंट को सही मानूंगा या नहीं मानूंगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर के ऊपर वो ये भी सोच सकता है कि नहीं साहब 10% की गलती तो बड़ी गलती है और मैं तो इसको रिपोर्ट करूंगा। वो ये भी सोच सकता है कि 10% इतना तो चलता है। यहीं पे ये मटेरियलिटी रिलेटिव हो जाती है। छोटी सी एंटिटी है, एक ही चीज खरीदती है, एक ही चीज बेचती है, उसमें भी 10% की गलती मैं तो नहीं स्वीकार करूंगा। हजारों आइटम का सुपर स्टोर है, चेन ऑफ माल है, तो क्या है कि 10% यार इतना तो होता है, इतना तो इनकी टूट फूट में निकल जाता है। सैकड़ों आइटम आ रहे हैं, कभी चढ़ाए जा रहे हैं, कभी उतारे जा रहे हैं, इतना तो चलता है। तो यहां ये रिलेटिव हो जाता है।
तो ये कितना आपके ऑडिट के लिए रिस्की है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। अब यहीं से आपका वो जज वाला रोल शुरू हो जाता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि इतनी गलती एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। अब ये हुआ कैसे? वाउचर की टेस्ट चेकिंग से। अब जब आप सेल लेंगे तो इसको भी 100% पे ले जाएंगे और फिर वो चेक करता हुआ आएगा और एक लेवल पे आके आपका रिस्क लेवल रुकेगा। लेकिन आप इसी को कंपेयर कीजिए शेयर कैपिटल से, तो आपने मटेरियलिटी भी 100% रखी और रिस्क भी 100% रखा। आरसीएस से आपने सर्टिफिकेट ले लिया, स्टॉक एक्सचेंज से सर्टिफिकेट ले लिया, जितना उनके सर्टिफिकेट में शेयर कैपिटल है उतनी ही आपकी भी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखी है, रिस्क एकदम जीरो आ गया, क्योंकि उसका कंक्लूसिव एविडेंस मिल गया। इन चीजों का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? रिस्क को नीचे लाते चले जाते हैं और जिस लेवल पे आके रिस्क आपका रुकता है वहां पे डिसाइड करते हैं ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया एक्सेप्टेबल, if we decide the acceptable level of risk, then he proceeds to decide the टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वो यही डिसाइड करेगा कि मुझे इस आइटम में कितना टाइम लगाना है, उसमें कितना टाइम लगाना है, कितने आर्टिकल लगाने हैं। अब यहां पे उस फार्मूले को जरा फिर से याद करेंगे जो फार्मूला था, इफ मटेरियलिटी इज हाई देन ऑडिट रिस्क इज लो। अब आप देखिए ये प्रिजम्पशन, जब मैंने बताया प्रिजम्पशन इसको थंब रूल नहीं मानना है, तो यहां पे आके कितना सही है। अब आप खुद देखिए कि कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए परचेज अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलेंगे कि परचेज अकाउंट के लिए तो मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया सिस्टम लगाया होगा, तो इसके क्लासिफिकेशन में, इसके एग्रीगेशन में, इसके कंसोलिडेशन में, इसके प्रेजेंटेशन में कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो कहीं कोई गलती नहीं होगी तो मेरा ऑडिट रिस्क बहुत लो है। ऑडिट रिस्क लो होने का मतलब क्या है? परचेज अकाउंट के गलत होने की संभावना बहुत कम है। तो मैं इसको सरसरी तौर पे देख के गुजर जाऊं, गुजर जाइए, सरसरी तौर पर देख के गुजर जाऊं, आप गुजर गए, आप गुजर गए ये मान के कि इतने सही ही होगा, और पता चला वहीं पे कोई बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी। इसीलिए इस रिस्क को हेज करने की नौबत आती है कि जहां भी परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, आप उस फार्मूले के प्रिजम्पशन को रखो दिमाग में, लेकिन उस फार्मूले के प्रिजम्पशन को रख के निश्चिंत मत हो जाना। क्यों निश्चित मत हो जाना? मैनेजमेंट को पता है कि आपको यह फार्मूला सिखाया गया है, लेकिन अगर आपने इस फार्मूले को सीख करके निश्चिंत होने की कोशिश की तो मैनेजमेंट उन्हीं अकाउंट में फ्रॉड करना शुरू कर सकता है जो मटेरियल है। अगर फ्रॉड करने की नीयत वाला मैनेजमेंट वहां है तो देखिए, बड़े आराम से नीरव मोदी वाला फ्रॉड ऑडिटर पकड़ सकते थे, बड़े आराम से। इट वॉज वेरी इजी, अपरेंटली, मतलब ओपन एंड शट केस था ये नीरव मोदी का फ्रॉड पकड़ना। लेकिन क्यों नहीं पकड़ा? जानते हैं उसकी वजह क्या थी? अब तो अब बैंकों में जाते हैं तो कंप्यूटर से सारी एंट्री होती है। हम लोग बैंक ऑडिट में इस चीज को पढ़ेंगे भी। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर के थ्रू वो ट्रांजैक्शन जाते हैं, पूरा नेटवर्क होता है। एक कंप्यूटर पे बैठ जाइए या दूसरे कंप्यूटर पे बैठ जाइए, बैंक वाले को पता होता है कि ट्रांजैक्शन कहीं भी दिख सकता है।
लेकिन जो नीरव मोदी वाला लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था, ये मैनुअली पास होता था। पंजाब नेशनल बैंक ने इसको कंप्यूटराइजेशन में नहीं लिया हुआ था। ठीक है, तो अब जब ऑडिटर्स गए तो उनको बैंक ऑडिट में वो किताबी नॉलेज लेके चले गए कि जी सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम लगता है और इसके ट्रांजैक्शन को चेक करना है तो कंप्यूटर से ऐसे ऐसे खटपट करके चेक करते हैं। ये लोग जाते थे, कंप्यूटर वाला सीबीएस चेक करके चले आते थे और मैनुअल वाला जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसको नहीं चेक करते थे। अगर मैनुअल वाली एक फाइल कभी भी किसी भी ऑडिटर ने खोल ली होती तो फ्रॉड पता चल गया होता। जब बाद में खुला और पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि ऑडिटर्स को दोषी ठहराया जाना चाहिए अगर हम गलती कर भी रहे थे, तो ऑडिटर्स ने अपने आप को कैसे बचा लिया? क्योंकि इंस्टीट्यूट तुरंत खड़ा हो जाता है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। इंस्टीट्यूट तुरंत खड़ा हो जाता, अरे ऑडिट के प्रोफेशन पे दाग, ओ धंधे पे हमला नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। वो कहते करे सर ये हम तो सीबीएस चेक करने जाते हैं, आप इसको सीबीएस में ले आओ तो हम चेक कर लेंगे, तो मैनुअल अभी भी हो रहा है, आप क्यों नहीं सीबीएस में ले आए? हमारा मैंडेट सीबीएस चेक करने का है। देखा आपने, ऑडिटर क्या मान के बैठ गया कि जो सीबीएस में है वही मटेरियल है, और चूंकि ये सीबीएस में है तो इसके गलत होने की संभावना कम है, बाकी चीजें तो इमटेरियल है। लेकिन वहां वो फार्मूला भूल गया कि इफ मटेरियलिटी इज लो देन रिस्क इज हाई, ना भूल गया। मतलब लोग अपनी बेनिफिट की चीजें याद रखते हैं। हालांकि बच भी गए, इस ग्राउंड पे बच भी गए, लेकिन आप सोचिए जिस सीए फॉर्म ने ये घोटाला निकाल के दिया होता आज वो सुपरस्टार फॉर्म बन गई होती पक्का, कि वाह यार इसने घोटाला पकड़ के दे दिया 11,000 करोड़ का, कितना नाम हुआ होता। लेकिन नहीं, बस मैकेनिकल तरीके से गए और ऑडिट करके चले। अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम रिवाइज किया होगा तो उसमें लिखा मिलेगा आपको, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी रिजिड। और ये भी मिला होगा, इफ इट इज रिजिड देन इट सप्रेसेस द इनोवेटिव स्पिरिट ऑफ द ऑडिटर, कि वो कुछ नया कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे रिस्क का फिक्सेशन करने की कोशिश करते हैं। अब इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? ठीक है,
तो यहां से आपकी दुधारी तलवार शुरू हो जाती है। अब आपने मटेरियलिटी देख ली, मटेरियलिटी देखने के बाद अकाउंट्स का रिस्क भी एनालाइज कर दिया, रिस्क का एक्सेप्टेबल लेवल भी डिसाइड कर दिया कि कितनी गलती मैं मान लूंगा कि हाँ इतनी गलती तो होती है, कितनी गलती पे मेरा अलार्म बज जाएगा कि नहीं ये गलती तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाला हूं, अगर ये गलती है तो मैं तो रिपोर्ट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। तो अब आप टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने पे पड़ गए, ठीक है। तो टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दो चीजों से डिसाइड होता है। पहली टेक्निक है एनालिटिकल रिव्यू। ऐसे कौन सा है? 5 बताइए, ऐसे कौन सा है? 520। अब देखिए ये 500 की सीरीज में क्यों चला गया? क्योंकि ये ऑडिट एविडेंस का हिस्सा है। मटेरियलिटी 300 की सीरीज में क्यों है? क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा है। एनालिटिकल रिव्यू, देखो एनालिटिकल रिव्यू के बारे में एक बात पहले ही कह दूं, ऐसे शुरू करने के पहले इट इज एन इंडिकेटिव टेक्निक। ये तो आपको याद है कि ऐसे 500 ने इसको ऑडिट टेक्निक की कैटेगरी में शामिल किया था। इट इज एन इंडिकेटिव टेक्निक। Not conclusive. So, it indicates the areas of wide fluctuations where possibility of wrong accounting, that is misstatement, is high. However, the auditor can make it sure only after checking। अब यहीं पे एक वार्निंग भी है, और वो वार्निंग क्या है? those areas no wide fluctuation is noticed should not be ignored। They should be checked on the basis of materiality। ये तो पहले ही जान लेने वाली बात है। कि ये इंडिकेटिव टेक्निक है, इंडिकेट कर देती है कि हाँ यहां पे गलती हो सकती है, बट है या नहीं है ये तो चेकिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम ये मान के बैठ जाएं कि जहां पे कोई वाइड फ्लक्चुएशन नहीं है
वहां तो गलती है ही नहीं, तो ये हमारे लिए ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3 साल तक ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर एक जैसी रही, तो ऑडिटर क्या ये मान ले कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी? ये मानना गलत होगा। ये तो मानना ही गलत होगा। तो इसलिए वार्निंग दी गई है, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। और इंडिकेटिव होने का रियल मतलब क्या है? ये एक टार्च है आपके हाथ में। अब टार्च है और आप अंधेरी गली के एक मुहाने पे खड़े हैं, जैसे आपके हाथ में बैलेंस शीट दी गई है। अब आपको यही बताना है कि सही है कि गलत है, तो अभी तो ये अंधेरी गली है। तो अंधेरी गली के एक मुहाने पर अगर आप टार्च लेके खड़े हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि टार्च को ऑन करिए और ऑन रखे हुए पूरी गली को पार कीजिए, ताकि आपके पैरों में कहीं, शरीर में कहीं चोट न लगने पाए, किसी से आप लड़ने भिड़ने ना पाए। ये आपके ऊपर है कि आप टार्च को ऑन करो ही ना और गली पार कर जाओ। ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। कॉन्फिडेंस शो इसलिए करता है क्योंकि आप उस गली से रोज सुबह शाम दोपहर में गुजरते हो। आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ नाली खुली हुई है, कहाँ पे पानी बह रहा है, आपको पता है। ऐसा अप्रोच ऑडिटर रिपीटेटिव ऑडिट में लेता है, तो उसको मालूम है उसका क्लाइंट कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, अच्छी तरह से पता है। आप ये भी कर सकते हैं कि टॉर्च को थोड़ी देर के लिए जलाइए, थोड़ी दूर तक आ जाइए, फिर टॉर्च को जलाइए, फिर थोड़ी दूर तक आ जाइए, फिर जलाइए, फिर थोड़ी दूर तक आ जाइए, और ऐसे करके गली पार कर दीजिए। मतलब टाइम टाइम पे यूज करिए टेक्निक का। ये भी कर सकते हैं कि एक बार ऑन करके देख लिया कहां ऊंचा है, कहां नीचा है, कहां गाड़ी खड़ी है, कहां चारपाई पड़ी है, और उसके बाद बंद कर दिया और फिर सीधा गली पार कर, मतलब एक बार अंदाजा दे दिया और फिर चले गए बाहर। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन टॉर्च ऑन करके ये देख लेना कि कहां ऊंचा है, कहां नीचा है, गली इससे पार नहीं होगी। गली तो चल के ही पार होगी। मतलब ऊंचा है तो ऊंचाई में भी चलना पड़ेगा, नीचा है तो नीचाई में भी जाना पड़ेगा, या उससे बच के निकलना पड़ेगा। तो कंक्लूसिव एविडेंस के लिए तो आपको फिर चेकिंग करनी पड़ेगी। बिना चेकिंग किए आप किसी ओपिनियन पे नहीं आ सकते। तो जब हम कहते हैं कि ये इंडिकेटिव टेक्निक है, तो इसका मतलब क्या है? On the basis of analytical review, the auditor should not form his opinion without applying एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। आप ये मान के मत बैठ जाना कि एनालिटिकल रिव्यू में मुझे कोई वाइड फ्लक्चुएशन मिल गया, गलती मिल गई, तो मैं सीधा बोल लूंगा कि बस यही मेरे ओपिनियन का आधार है। जैसे देखिए, 16, 17, 17, 18 के अकाउंट आपके सामने हैं। जीपी रेशियो कैलकुलेट किया 20% आया, और यहां जीपी रेशियो कैलकुलेट किया 35% आया। तो एक जबरदस्त उछाल है। या यहां जीपी रेशियो कंप्यूट किया तो 5% आया, एक जबरदस्त डाउनफॉल है। दोनों है। तो व्हाट इज दिस? आप इसी पे कह देंगे कि पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट गलत है?
नहीं कह सकते। बट दिस इंडिकेट्स टू द ऑडिटर that something has happened in trading activity of the entity. You need to check for it. अब जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि इस बार का पीएनएल सही है या गलत है। ये मतलब है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का। और यही वजह है कि रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव टेक्निक ये दोनों ऐसे टूल हैं कि आप किसी की अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप उनके पूरे भूत भविष्य और वर्तमान की गणना कर सकते हैं। देखिए, जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट बैठे होते हैं बड़े बड़े, जो बोल देते हैं इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है और इसका खराब है, क्या ये जा करके आपकी अकाउंट बुक्स देख करके आते हैं? अरे इनके पास तो आपके छपे हुए अकाउंट पहुंचते हैं, उसकी वो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। पता नहीं आपने कुछ रेशियो पढ़े होंगे, पीई रेशियो, तो ईपीएस रेशियो, तो डीपीएस रेशियो पढ़ा होगा आपने, पढ़ेंगे। कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते हैं और ट्रेंड देखा जाता है। फिर उनको गवर्नमेंट पॉलिसी से, आपके मैनेजमेंट पॉलिसी से मिलाया जाता है। अब मैनेजमेंट पॉलिसी कहां पे लिखी जाती है? कंपनी नाम में बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सिर्फ इतने 2, 4, 5 डॉक्यूमेंट से ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा फाइनेंशियल मार्केट में बैठा हुआ आदमी लगा लेता है कि इस कंपनी का भविष्य अच्छा है, इसका खराब है। अब सोचिए रेशियो एनालिसिस कितना बड़ा टूल है। आप पूरे साल भर की अकाउंटिंग करते हैं, साल में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करते हैं, इनकम टैक्स अफसर आपको नोटिस भेजता है और बोलता है साहब आपके इस अकाउंट पे शक है, थोड़ा इसको लेकर के आ जाइए। और जब आप जाते हैं तो बोलता है कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को लेकर के आ जाइए और इसको लेकर के आ जाइए। आपसे साल भर का अकाउंट तो नहीं मांगता। वो वहां बैठ करके क्या करता है कि उसको पता चल जाता है आपने गलत काम किया है, सही काम किया है। इनवेरिएबली दे कॉल फॉर योर बैंक स्टेटमेंट। वो कहते हैं अच्छा साहब ओपनिंग बैलेंस कितना है बता दीजिए, डिपॉजिट कितना है बता दीजिए, विड्रॉल कितना है बता दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बता दीजिए। अब वो क्या करता है, इसका टोटल कर देता है। वो क्या कर देता है, इसका टोटल कर देता है। बैलेंस तो बैलेंस है ही यहां पे। अब वो कहता है साहब ये जो चीज है ना, ये या तो कैपिटल का इंट्रोडक्शन है या रेवेन्यू की रिकवरी है या विंडफॉल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके सिवा ये कुछ नहीं है। आप खुद बताइए, किसी के बैंक में डिपॉजिट है तो मैं तो यही उम्मीद लगाऊंगा कि या तो ये मेरे रेवेन्यू की रिकवरी है तभी बैंक में गया है, या मैंने कैपिटल डाली है तभी बैंक में गया। अब कैपिटल 2 पार्ट में, सेल्फ और लोन। तो आपसे क्या कहता है कि जो आपके पीएनएल का स्टेटमेंट है रेवेन्यू साइड का, वो इससे टैली करना चाहिए, इन तीनों से। आप कहते साहब टैली नहीं कर रहा, नहीं करेगा। तो कहता है अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं टैली कर रहा होगा, रेवेन्यू कम है और ये टोटल ज्यादा है, वो इसलिए कि तुमने या तो लोन लिया होगा या कैपिटल डाली होगी। नहीं साहब, ना तो लोन लिया ना कैपिटल डाली। ओके, तो ये रेवेन्यू रिकवरी है साहब, रेवेन्यू रिकवरी तो यहां दिख रही है। तो विंडफॉल है साहब, विंडफॉल तो यहां दिख नहीं रहा। तो क्या बोलेगा, बेटा ये बताओ बाकी कैश आया कहां से जो तुम्हारे बैंक में चला गया। तो आप बताते साहब वो नोटबंदी का टाइम था और उस टाइम पे ना मैंने अपने बैंक अकाउंट में कुछ लोगों के पैसे जमा करा दिए थे। तो कहता तुम भी बैठ जाओ और उनका नाम पता ही बता दो, उनको ही बुला लेते। अब देखिए अंदाजा तुरंत लग गया ना
कि आपके बैंक अकाउंट में आया कहां से। और अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो कहेगा बेटा कैश में बहुत ब्लैक मनी बना रहे हो। अब तुम्हारा एक काम करता हूं, कैश इन हैंड निकाल लेता हूं। अगर कैश इन हैंड सही नहीं बैठा तो ये बताओ ब्लैक मनी कहां दबा के रखी हुई है। तो कहता है साहब चांदनी चौक में ना एक वाल्ट है, वहां पे पैसे पड़े हुए हैं। आपको पता अभी चांदनी चौक में एक सेफ डिपॉजिट वाल्ट पे छापा पड़ा और करोड़ों रुपए के 2000 के नोट निकले उस वाल्ट से। तो कहता है साहब वहां पड़ा हुआ है। तो इनकम टैक्स अफसर को कैसे पता चल गया? उसने कोई आपके बारे में गैदरिंग नहीं जुटाई, उसने सिर्फ रेशियो एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने कहा बेटा ऐसा है कि ये जो खर्चा है ना विड्रॉल, या तो लोन का रिपेमेंट है या तुम्हारा एक्सपेंडिचर है या तुमने किसी को लोन वगैरह दिया है। यही दो तीन चीजें हैं। अगर तुम्हारे टोटल खर्चे या तुमने कोई एसेट खरीदा है, या अगर तुम्हारे टोटल खर्चे इससे कम है या इससे ज्यादा है तो बताओ पैसा गया कहां या तुमने छिपा के किसको दिया, ये बताओ। इन्हीं चीजों से तो जान लेते हैं। तभी जब आप प्रैक्टिस में अकाउंटिंग करते हैं ना तो आपका सीए सबसे पहले कहता है जितने बैंक अकाउंट हैं उसका समरी बना डालो मंथ वाइज, और कैश बुक में और लेजर में जो एक्सपेंसेस पोस्ट कर रहे हो वो इससे कंपेयर करके पोस्ट करना। कम से कम बैंक अकाउंट से तो बुक कंपेयर होनी चाहिए, वो इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होने देता। और अगर इससे ज्यादा इससे कम होने देता तो कैश इन हैंड का जस्टिफिकेशन रखता अपने पास। और आप ये भी जान लीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा कैश अपनी बुक में दिखा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम तो दिखा रहे हैं साहब, ये भी सवाल करता है इनकम टैक्स वाला, क्यों? चोरी हो गई तो, डकैती हो गई तो, ये कैश कहां रखा है? साहब घर में रखा। अबे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है तो दुकान का कैश तेरे घर पे कैसे चला गया? विड्रॉल दिखाओ उसको। नहीं साहब सोचा सेफ्टी के लिए तो बैंक में डालना, घर पे क्यों रखा है? सर रख लिया था, पेनाल्टी लगाओ। जो फर्स्ट ग्रुप वाले वो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट सेक्शन 68 इनकम टैक्स एक्ट समझ रहे होंगे, राख से लगाता है पेनाल्टी तुरंत। अनएक्सप्लेन्ड है ये। उसको कैसे पता चल जाता है सर? वो कोई आपके अकाउंट की ऑडिट करने नहीं आता, अपने यहां से 4 लोगों को आपकी बुक चेक करने नहीं भेजता। वो सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल रिव्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है और आपको लग जाता है यार बड़ा इंटेलिजेंट ऑफिसर है ये, बड़ा इंटेलिजेंट ऑफिसर। वो कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, वो एक्ट के साथ साथ टैक्ट भी सीख के रखता है जो आप इग्नोर करके चलते हैं। तो ऑडिटर को यह पता होना चाहिए कि कहां मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं और कहां नहीं लगाने हैं। अब आप बताइए कि जीपीआर अगर किसी कंपनी का अचानक बढ़ गया या अचानक घट गया, एक मिनट, आपके लिए ये मटेरियलिटी लेवल तो है 100%। अब सवाल इसका है कि ऑडिट रिस्क कहां है। आपको यहां पता करना पड़ेगा कि ऑडिट रिस्क मेरा कहां है। तो बताइए कहां है। किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अचानक बढ़ गया, इसके क्या क्या कारण आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं? है जी? एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, यस। व्हाट मे बी द रीजन? एक एक करके। सेल इंक्रीज है, और कुछ? एक मिनट इधर है, नहीं है। तो सेल इंक्रीज नहीं हुई बल्कि मार्जिन इंक्रीज हुआ है।
है? ओपनिंग स्टॉक लो और क्लोजिंग स्टॉक हाई। नहीं, मार्जिन वाला पॉइंट तो आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम हो जाए, है? कोई नहीं, वो तो सेल इंक्रीज हुई ना। अब वो किस वजह से इंक्रीज हुई तो बाद में देख लेंगे, बट सेल इंक्रीज हुई तो जीपी इंक्रीज हो गया। दैट्स राइट। और कोई रीजन? देखिए, बड़ा मासूम कारण आप बता रहे हैं कि सेल इंक्रीज हो गई तो बढ़ गया। सेल इंक्रीज हुई मैंने मान दिया, लेकिन सेल इंक्रीज हुई तो भाई साहब परचेज भी तो इंक्रीज हुई होगी। रेशियो कहां से बढ़ जाएगा? रेशियो बढ़ने का कारण तो कुछ और होगा। रेशियो बढ़ने का कारण तो यह हो सकता है कि मार्जिन बढ़ी हो आपकी। तो यूनिडायरेक्शनल नहीं सोचना है। सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब कह रहे क्लोजिंग स्टॉक हाई हो गया, ओपनिंग स्टॉक लो हो गया। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक हाई हुआ तो परचेज भी तो बढ़ा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हाई होने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि आपने वैल्यूएशन का मेथड ही चेंज कर दिया, जिससे स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ गया। स्टॉक तो वही है, लेकिन वैल्यूएशन का मेथड चेंज करने से ये बढ़ गया। कई कारण हो सकते हैं। आपकी मोनोपोली हो गई, मोनोपोली फॉर द प्रोडक्ट। दिल्ली में डीटीसी वालों की हड़ताल हो गई, मेट्रो खराब हो गई, उस दिन आप किसी ऑटो वाले को मीटर से चलवा के दिखा दीजिए, डिस्टेंस उतनी ट्रेवल कर रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई। वो कहता साहब सीपी जाने के भी 250 रुपए लूंगा, चलना हो चलिए, नहीं कस्टमर अगला खड़ा है। डिस्टेंस उतनी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन एकदम से शूट अप कर गई, तो उस दिन उसकी मोनोपोली। ऐसे ही मोनोपोली आपकी किसी प्रोडक्ट पे हो जाए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। आप जिस प्राइस पे चाहेंगे उस प्राइस पे माल बेचेंगे। या दूसरा साइड भी हो सकता है, परचेज लो कॉस्ट हो गई हो, सेल उतनी हो लेकिन परचेज लो कॉस्ट पे हो गई हो। कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं परचेज लो कॉस्ट करने के। अखबार में खबर आती है कि साहब वो एक टेक्निक आ गई, पानी से पेट्रोल बन जाएगा। हाँ, अभी मैं एक अपने एमएलए के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे अपने फोन में फोटो दिखाई कि सर ये हमारे पंजाब का लड़का है, इसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ना तो सोलर एनर्जी देती है, ना कोल एनर्जी देती है, ना डीजल एनर्जी देती है, लेकिन ये फिर भी बिजली जनरेट करती है। कैसे हो गया ये? कैसे मोटर घूमती है? अगर भाई साहब मोटर घूमती है तो काइनेटिक्स के सिद्धांत पे घूमेगी, गति विज्ञान के सिद्धांत पे घूमेगी, और काइनेटिक देने के लिए वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए कोई वस्तु अपनी अवस्था चेंज नहीं करती। और ये एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से आना चाहिए। ये एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ रहा है मुझे ये बताइए, क्योंकि ये तो या तो कोयले से आएगा या सन से आएगा, कहीं से आएगा। उनका साहब ये वीडियो देखिए, तो वो क्या था, उसने ऐसा बनाया था कि वो अपने हाथ से चलाता था और फिर वो चक्का उसका 8 घंटे घूमता रहता था। मैंने कहा इसमें किस टेक्नोलॉजी की बॉल बियरिंग लगी हुई है? तो उसने कहा भाई साहब आप तो सवाल ज्यादा पूछ रहे हो। मैंने कहा यार मैं साइंस का विद्यार्थी हूं और आप कह रहे हो मैं इसको फाइनेंस करूं, तो मैं अपने कॉर्पोरेशन का फाइनेंस फंसाऊंगा इसमें, तो मुझे जानना तो पड़ेगा। और मेरे बाप का पैसा नहीं है, सरकारी पैसा है, तो मैं अगर इसको अपने उसमें पॉलिसी अप्रूव करूंगा तो मुझे जानना तो चाहिए, क्योंकि कल को सवाल तो मुझसे ही पूछा जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं बात करा देता हूँ। मैंने कहा करा दो बात। तो बात कराई तो बातें तो आधी समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा तुम डिस्प्ले करो मुझे। तो उसने कहा साहब बिल्कुल डिस्प्ले कर देंगे आपको, और दिखाया उसने कि बल्ब जल रहा है और ट्यूब जल रही है। मैंने कहा ठीक है, टेक्नोलॉजी तो इनोवेटिव है। अगर यही टेक्नोलॉजी मुझे मिल जाए तो मैं मान लो बिजली बनाता हूं, तो मेरे बिजली का रेट तो वही रहेगा,
लेकिन मशीन को चलाने की कॉस्ट तो बहुत कम हो जाएगी, ना कोयला खर्च हो रहा है, ना सोलर एनर्जी खर्च हो रही है, ना डीजल खर्च हो रहा है, तो मैं तो बिजली ऑलमोस्ट फ्री में बना रहा हूं, तो मेरी परचेज तो बहुत कम हो गई। कल को क्या था, कोयले घोटाले में क्या हुआ था कि जो भी कंपनियां बिजली बनाती थी सबने कोयले खान के लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था। अभी तक उनको कोयला किससे मिलता? कोल इंडिया से। तो कोल इंडिया उनसे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लेता है। लेकिन कल को अगर कोयला खदान उन्हीं को मिल जाए, जो कि ऑप्शन होगा तो मिलेगी भी, कोयला खदान उन्हीं को मिल जाए, तो जो कोल इंडिया वाला प्रॉफिट था वो उनको नहीं बियर करना पड़ेगा, वो खुद निकलवा लेंगे, तो उनकी परचेज कॉस्ट कम हो गई। बना वो अभी भी उसी रेट पे, बेच वो अभी भी उसी रेट पे रहे, परचेज कॉस्ट कम हो गई। गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिल जाए आपको परचेज में, कैप्टिव कस्टमर मिल जाए आपको। तो एनालिटिकल रिव्यू क्या कहता है? देखिए, इस रेशियो पे कम से कम 2 घंटे बोलने की आपको कला होनी चाहिए कि मैं सिर्फ जीपी रेशियो पे 2 घंटे बोल सकता हूं, सिर्फ कैश रेशियो पे 2 घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि ये एनालिसिस का भंडार है। ये सिर्फ अर्थमेटिक का सवाल नहीं, आप सोच के बैठ जाए कैफे में 10 नंबर का एक सवाल आ जाएगा, कुछ रेशियो दे दी जाएंगे, कोई अमाउंट दे दी जाएगी, बैलेंस शीट बना देंगे, खत्म। ये तो आपके एनालिटिकल फैकल्टीज को और खोलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ ये देख करके कोई ओपिनियन मत बना लेना, नहीं फंस जाओगे। आपको इसके बाद सोचना पड़ेगा कि ये बढ़ने के या घटने के या मेंटेन रहने के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल कंपैरेटिव टेक्निक का ये एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टेलीफोन 1 लाख था और फिर वो 10 लाख हुआ। इसका मतलब कहने का क्या है? बेसिकली ऐसे 200 में जो लाइन थी वो क्या थी? ऑडिटर comes across a situation which arouses his suspicion. So these are called apparent areas of suspicion. लेकिन वहीं पर लिखी हुई इस लाइन को याद करो, auditor comes across a situation which arouses his suspicion, then he must first do what? Investigate to arrive at a conclusion. तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, वही तो कहा जा रहा है। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, तब पता चलेगा कि ये मेरा शक सही है या गलत है। अब देखिए, जीपी रेशियो इतना हो गया, तो कोई जरूरी है कि जीपी रेशियो सही हो या गलत ही हो। मान लीजिए उन्होंने स्टॉक वैल्यूएशन का एक मेथड लगाया जो कि चेंज किया और लीफो लगा दिया, जिसकी वजह से उनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप इसको अलाउ नहीं करेंगे। आप यही लिख देंगे साहब आपका तो पिछले साल का जो मेथड था और इस साल का जो मेथड था वो तो गलत है, मैं तो वेदन बैलेंस शीट रॉन्ग करने जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने वैल्यूएशन का मेथड लगाया, सही लगाया, तो आप लिख देंगे बहुत बढ़िया। परचेज का उनका अपना सोर्स मिल गया, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का अपना सोर्स मिल गया, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ, कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है बिल्कुल सही है। ये 5% हो गया, तो अरे भाई साहब गलत हो गया। कहा गलत हो गया यार? मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी थी। अब जब नोटबंदी लागू कर दी साहब, तो उस दिन हुआ क्या? वो तो खड़े हुए 8 तारीख को 8 बजे, 7:58 पे ट्विटर पे पोस्ट आई प्रीति गांधी की, उनको फॉलो करता हूं मैं, तो वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन एट 8 PM। मैं गलत पढ़ रहा हूं या मेरी घड़ी गलत होगी, क्या है? PM इज अबाउट टू एड्रेस द नेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज कमिंग जस्ट 2 minutes अर्लियर। और उसके तुरंत जैसे उनका ट्वीट आया, PIB का ट्वीट आ गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस नेशन। मैं कहा भाई पक्का पाकिस्तान पे हमला हो गया है, पक्का 100%, या उन्हें हमला कर दिया, हम करने वाले, वरना आज तक तो ऐसा ना हुआ। अगर PM नेशन को एड्रेस करना चाहता है तो जाहिर है कोई सेंसिटिव इश्यू है, और 2 मिनट पहले आ रहा है और 8 बजे इश्यू करने जा रहा है। मैंने कहा सुनूंगा जरूर, तो मैं ट्विटर पे था, मैंने कहा ना, मैंने उसी में दूरदर्शन वो चैनल जो है लगाया, मैंने कहा दूरदर्शन तो जरूर लाइव करेगा, ये बाकी चैनल तो करते नहीं करते, दूरदर्शन लगा लिया मैंने, दूरदर्शन लाइव। भाई बहनों, मैं भाई क्यों खड़ा हो गया आज तू अचानक? मैं बिल्कुल इसी में था। अच्छा, वो बोलने लगा कि
उग्रवाद हो रहा है, ये हो रहा है, मैं बिल्कुल इसी में था कि भाई अब बम फोड़ने वाला है कि देश के नागरिकों, भाइयों बहनों, मुझे आपका समर्थन चाहिए, मैं लड़ाई करने जा रहा हूं। मैंने सेना को बुला के युद्ध का ऑर्डर दे दिया है। अचानक वो आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। मैंने कहा भाई भाई क्या है ये, क्यों, कैसे? फिर रिपीट किया। आप उस भाषण देखिए, आज भी पड़ा हुआ यूट्यूब पे। फिर रिपीट किया, मैं बोलता हूं आज रात 12 बजे से। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी तो बंद हो जाए साइड में। कोइंसिडेंटली मैं घर में था। जनरली मैं 7-8 बजे के आसपास घर में नहीं होता हूं। कोइंसिडेंटली मैं घर में था और मैंने आवाज दी, अजी सुनती हो? और मेरी आवाज घर की दीवारों से टकरा के फिर वापस आ गई। मैं पूरा घर घूमा, मैंने आईना देखा। जब जाके मेरे दिल को तसल्ली हुई कि इस घर में कोई तो पहचानता है मुझे, क्योंकि आईने में मुझे अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं समझ गया कि पत्नी जी शाम को अय्याशी करने निकल गई हैं। समझ गया। मैंने डोमेस्टिक को देखा, हेल्प को, वो भी नहीं। मैंने कहा उसको भी लेके निकल गई। नीचे देखा ड्राइवर, वो भी नहीं। मैंने कहा भाई गाड़ी भी गई। मैंने कहा भाई गाड़ी भी गई। अब मैंने खोली अलमीरा और जितना नगद मेरे हाथ में आ सकता था मैं लेके निकला। और देखिए मैंने किया क्या। मैंने बिल्कुल काउंट नहीं किया था, बिल्कुल काउंट नहीं किया था। और मैं बाहर निकला। जानते, इन दिस एफर्ट आई फॉरगॉट टू लॉक माई हाउस। फॉरगॉट टू लॉक माई हाउस मतलब सोचिए कि मेरी मेज पे हमेशा मेरे 3 लैपटॉप पड़े रहते हैं और मतलब पूरा कमरा खुला हुआ, सब कुछ खुला हुआ। मैं तो जब भी बोलता हूँ भाई मेरे घर से टीवी चोरी हो जाए, फ्रिज चोरी हो जाए, ये चोरी, मेरा ये नहीं चोरी होना चाहिए, क्योंकि यही मेरी जमा पूंजी है अब तक की। उसी में मेरी सारी किताबें, सारा मटेरियल पड़ा हुआ है और कुछ व्हाट्सएप की चैट भी पड़ी हुई है। तो लेके भागा। अब मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा आजकल तो दुकानों में भी टीवी लगे हुए हैं, तो नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। मैं दवा की दुकान में घुस गया। मैंने कहा यार ये दे देना, ये दे देना, हॉर्लिक्स दे देना, वो परफ्यूम दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ऐसे करके एक नोट चलाया। फिर अगले पे गया। मैंने कहा सारा एक ही दुकान से सारे सामान तो नहीं लूंगा। फिर अगली दुकान पे गया। मैंने कहा भाई सिगरेट दे दे। फिर अगली दुकान पे गया। मैंने कहा भाई सिगरेट दे दे। मैंने कहा भाई, और आप बिलीव कीजिए मेरी जेब में उस दिन कम से कम 6-7 पैकेट सिगरेट भर गई, दवाइयां भर गई। सब्जी वाले के पास तो मैं क्या जाता, मैं समझ गया था वाइफ गई अभी आएगी। इतना करते करते कुछ करीब समझिए 15,000 के आसपास मैंने खुलवा लिया। उसके बाद से मुझे याद आया कि भाई घर का ताला खुला हुआ है। फिर मैं तेज कदमों से चलता हुआ आया तो देखा मैडम आ चुकी थी। कहां गए थे? घर खुला हुआ था। आपको तो मतलब अच्छा, और देखा वो द पैकेट ऑफ सिगरेट वेर पॉपिंग अप ऑफ माई पॉकेट। आप सिगरेट के चक्कर में घर लुटा देंगे? बाप रे, 1-2 क्या है ये? मैं पार्टी होने वाली है, एक तुम लो, एक मैं लेता हूं, बैठो सामने। बोली क्यों? मैंने कहा यार और भी जो भी पैसे ना तुम ले जा, खाली करो, 500,000 के नोट बंद हो गए। देखो अभी अभी बोला है। क्या ऐसा थोड़ी है? मैंने कहा ये देखो लैपटॉप, देखो अभी बोल के गया, ट्विटर पे सारी न्यूज आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट, मैं अपने फोन में देखती हूँ। मैंने कहा भाई दोनों में एक ही न्यूज आ रही है। यार तो जब तक अपने में ना दिखे ना तब तक तो भरोसा ना होने का। अरे ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या नहीं हो गया, अब रोने की जरूरत नहीं है, निकल लो यहां से फिर से। इन्हीं में 15-20 मिनट के अंदर पूरी मार्केट में खबर फैल चुकी थी। और पहला काम दुकानदार ये करता, भाई साहब ले नहीं पाएंगे, पहला काम यही करता वो, नहीं भाई साहब अभी देखो ना बोल के गया, अभी देखो ना बोल के गया। अच्छा वो मार्केट में भीड़ इकट्ठी भी होनी शुरू हो गई, ऐसा भी होना शुरू हो गया। तो मतलब एक जिसको कह सकते पैनिक सा फैल गया। फिर मैं बैठा
घर में, और मेरी वाइफ आई समझाने के लिए, आपको क्या चिंता है? मैं कहा नहीं चिंता यार, इतना पैसा पड़ा हो इसका क्या होगा? अब वो समझ में नहीं आता। आप खुद एक बैंक के डायरेक्टर हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये तो याद ही नहीं आया। तुरंत फोन मिलाया मैंने एमडी को। मैंने कहा कल सुबह गाड़ी भेजना मेरे पास। उसने कहा सर क्यों? उन्होंने कहा बस आप भेज देना, आपको ही पता तो चली गया होगा क्या चल रहा है। उनका हाँ। मैंने कहा बस आप समझ लो। उनका ठीक है सर। मैं कहा भेजो। अगले दिन सुबह जब तक सारा बाहर नहीं कर दिया घर से, तब तक शांति नहीं मिली मुझे। खैर, आई यूज माई पोजिशन, इवन हियर आई हेल्प पीपल हियर एट टॉपर्स, कि लोगों ने कहा सर अपने बैंक से करवा देते आप तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं ले गया उन लोगों को, मैंने जो उनकी मदद हो सकती थी मैंने करवाया। उस टाइम आपको पता है कैसी लाइनें लगती थी, कैसी भीड़, कैसी मारपीट होती थी। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है? मुझे मालूम है कैमरा चल रहा है, मैंने आपको कुछ बताया क्या? मैंने उसको कहा गाड़ी भेजना। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूं, मुझे पता है कि कैमरे के आगे कब क्या बोलना है। कैमरे में जो मैं गालियां दे जाता हूं, क्लास के लिए दे जाता हूं। इस मामले पे आप पकड़ नहीं सकते मुझे, पकड़ना बेहद मुश्किल है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, जहां तक प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाली बात है, वो तो रघुराम राजन ने भी कह दिया कि इट वॉज ए वेरी रॉन्ग स्टेप। अरविंद सुब्रमण्यम जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने भी कह दिया कि इट वॉज ए वेरी रॉन्ग स्टेप। But I hold the opinion it was the most appropriate step in the history of India. मैं उस कदम का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरह से वो कदम लागू किया गया वो थोड़ा सा गलत हो गया था। अगर वही उन्होंने एटीएम पहले सुधार लिया होता और वो अचानक लागू करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अच्छी तरह मानता हूं कि सरकार को पता चल गया कि ब्लैक मनी है तो कहां है, अच्छी तरह, वरना एकदम पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। मुझे भी चुभता है जब मैं किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाता हूँ, पहले जाता था और बोलता था साहब बिल लेंगे तो इतने मिलेगा, बिल नहीं लेंगे तो इतने में मिलेगा, और मैं बड़े आराम से कहता था हाँ ठीक है बिल मत दो। और वो अगर मैं बिल देने को कहता तब भी चार हिलावारी कर, अरे साहब मत लीजिए ना, मैं बैठा हूँ, आप बैठे, मैं विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख के देता हूँ, सामान खराब होगा तो आप मेरे पास आ जाइएगा। मुझे एश्योरेंस होती चलो ठीक है पड़ोसी है। अच्छा, कहाँ कौन सुनता है बाद में। लेकिन मुझे ये भी पता था कि सारा पैसा ये ब्लैक मनी में ले जाएगा, इसको अपनी बुक्स में नहीं दिखाएगा, ये कच्चे में बेच रहा है। तो ब्लैक मनी की जो पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही थी ना, उसको रोकने का काम इस नोटबंदी ने किया। तो मैं इस कदम का तो समर्थक हूं, एकदम समर्थक हूं। ऐसा ड्रास्टिक स्टेप हिंदुस्तान में बहुत जरूरी था। हालांकि वो अगर पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते तो जो मिडिल क्लास लेवल के लोगों को परेशानी हुई वो नहीं हुई होती। ये क्यों नहीं ठीक है कि आप किसी भी दुकान पे सामान लेने जाएं तो आपको रसीद मिले, क्यों नहीं ठीक है? और रसीद अगर नहीं देगा तो कभी भी अपनी बुक्स पे नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं। अब जीएसटी से परेशान है लोग। इट वॉज वेरी नेसेसरी टू सी द सप्लाई चेन, कहां से ओरिजिनेट हुआ और कहां पे कंज्यूम हुआ। जो जीएसटी पढ़ चुके हैं वो पढ़ते होंगे, इट्स ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो क्यों नहीं डेस्टिनेशन बेस्ड होना चाहिए, वहां से चले यहां तक पहुंचे। सरकार को अगर इसकी जानकारी है तो गलत क्या, तुम सारे चोरी करना चाहते हो इसलिए सरकार को जानकारी नहीं देना चाहते, बीच में चुराना चाहते हो तुम। तो कदम तो ठीक थे, मैं नोटबंदी का विरोधी नहीं हूं, बट द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, और वहां पे इतना बड़ा कदम था तो गलतियां होनी स्वाभाविक है। मैंने आज तक नोटबंदी पे मोदी की आलोचना नहीं की, सिर्फ ये बोला यस इट वाज वेरी पुअरली इंप्लीमेंटेड, राइट स्टेप बट पुअरली इंप्लीमेंटेड। इसीलिए मेरी पार्टी में भी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप अड़ जाते हो किसी बात पे। मैंने कहा भाई बचपन से यही आदत है। तो ये 5% जब आपने पूछा ना तो छाती पीट के एक ही वर्ड बोला, नोटबंदी। साहब हुआ क्या, हमारे पास माल बहुत पड़ा था। अच्छा, पूरा गोडाउन भरा हुआ था मालिक, आपसे कसम खुदा की बता रहे हैं। क्या करें साहब, नोटबंदी हो गई, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं, अब कोई खरीदने ही नहीं आ रहा।
हम करें क्या? मतलब क्या कि परचेज में मैं अपनी डायरेक्ट कॉस्ट लगा चुका था, लेकिन सेल हुई ही नहीं, और वो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रह जाएगा, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अब उसी पे रह गया तो क्या करें, हमारा जीपी लो हो नहीं होना था। हमने साहब कोई फ्रॉड वार्ड नहीं किया हुआ है, हमारा माल पूरा का पूरा पड़ा रह गया था। आप याद कीजिए जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उसके पहले सरकार ने क्या कहा था, माल जो भी पड़ा हुआ है उसका आप क्रेडिट लेना चाहें तो ले लें, लेकिन आपको जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन करा के देना पड़ेगा। बहुत से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले थे वो उसी में तो मरे कि वो रजिस्ट्रेशन कराना भी नहीं चाहते थे, करा के नहीं बैठे हुए थे। जब से जीएसटी लागू था उन्होंने परवाह ही नहीं की थी, कच्ची बुक दिखाते थे। अब जब सरकार ने एक साथ लागू कर दिया तो रो रहे साहब छोटे व्यापारियों पे हमला है। कोई हमला नहीं है, तुम्हें ईमानदार बनाने की कोशिश है। तुम यूरोप में या अमेरिका में, मैं आपको बता दूं, यूरोप में आप आइसक्रीम भी खरीद रहे हैं ना तो आपको रसीद देगा वो। अमेरिका में जाके आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं, यूरोप में जाके आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं। हिंदुस्तान में सब चलता है, हिंदुस्तान में सब चलता है, अपने बाप का राज है। क्या? अबे भाई ठीक है, हिंदुस्तान है, फ्री एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दिस फ्री एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। मैं किसी को मानने या मनाने के लिए अपने व्यूज नहीं बनाता, मैं अपने व्यूज अपने लिए बनाता हूं, दुनिया राजी हो या नाराजी हो। धंधा मैं भी करता हूं। आप देखिए, अभी तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे नहीं बढ़े, आप आगे पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज इज मिरर ऑफ इकोनॉमी। कहते हैं किसी भी देश का स्टॉक एक्सचेंज उसकी अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। आप देखिए कि जब बीजेपी ने टेक ओवर किया था तो ये स्टॉक एक्सचेंज 20,000 के सेंसेक्स पे चलता था और आज 32 से 36,000 के बीच में है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है। और इकोनॉमी के ग्रो करने का सबसे बड़ा सबूत क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज चैनल में पैसा फंसा हुआ था वो अब ऑर्गेनाइज चैनल में आ रहा है, वो दिख रहा है, गवर्नमेंट के सुपरविजन में है, तो स्टॉक एक्सचेंज भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। वरना पहले क्या होता था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला और पूरी इकोनॉमी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। अभी एक हफ्ते पहले, एक दिन पहले अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन हिंदुस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फख्र की बात है कि हमारे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, वरना पहले वो छींकते थे तो हमें जुकाम हो जाता था। तो ये रेजिलेंस बिल्टअप हुई है, इसलिए मैं उसका समर्थक हूं। हालांकि वो प्रोसीजर थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दी। स्टेजेज, इसकी 3 स्टेजेज हैं। At the substantial stage, at the conclusion stage, नोटबंदी के आने के बाद ही मजदूरों में ये जागरूकता आई कि बेटा तुम्हारा अकाउंट 1 नंबर में होगा तो हमारा अकाउंट भी 1 नंबर में होगा। हमको तुम ईपीएफ दोगे, पेंशन दोगे। बताइए कितने बड़े कदम हैं। और इससे मालिकों को हमेशा नाराजगी हो जाती है, अबे मजदूर को पेंशन देनी पड़ेगी, पीएफ देना पड़ेगा। ईमानदारी बहुत कड़वी होती है। मिलते हैं थोड़ी देर में।